जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स का सेट नंबर जो अल्टरनेट सेट चल रहा है उसका सेट नंबर 9 हो चुका है, जिसमें देखेंगे टॉपर का लिस्ट। टॉपर कौन कौन है ये हम बता दे रहे हैं। 3-4 टॉपर का नाम लेंगे तो देखेंगे कि फर्स्ट टॉपर जो है स्वीटी कुमारी, जो कि 40 नंबर का टेस्ट हुआ था। ठीक है, 40 नंबर का टेस्ट हुआ था, उसमें 36 नंबर लाए, तो बहुत ही अच्छा नंबर है। फर्स्ट टॉपर है ये। और सेकंड टॉपर आरती, ये 35 नंबर के साथ। प्रिंस सेकंड टॉपर, ये भी 35 नंबर के साथ। अब देखिए कि सेकंड टॉपर में कौन है। आरती है, प्रिंस, कमलेश और राजीव। ठीक है, ये क्या है, ये चारों जो है आपका सेकंड टॉपर, सबका 35-35 नंबर है, तो बहुत ही अच्छा नंबर है ये सब। और थर्ड टॉपर में 2 गो है। देखिए थर्ड टॉपर में है उत्तम और एक राहुल सोनी, ये दोनों थर्ड टॉपर में है, जो कि 34 नंबर के साथ, 40 में 34। ठीक है, पूजा जो है फोर्थ टॉपर पे 33 और आशीष भी फोर्थ टॉपर 33 नंबर के साथ। बाकी और सारा बहुत सारा है। ठीक है, अब हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं कि नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका वह 21 मई को होगा। 21 मई 2021 को सुबह के 10 बजे से, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा टोटल। और अगर अभी आप भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 9546185257, इस पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से जो है सारे सेट और पीडीएफ जो आपका मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए इस टेस्ट का जो है कोई फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं ये। ठीक है, 50 क्वेश्चन का हर एक अल्टरनेट पे, और उसके पहले क्या करते हैं, टॉपिक दे देते हैं। तो अभी देखिए कि 21 मई को जो टेस्ट होगा उसका हम टॉपिक बता दे रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 21 मई का टेस्ट है। ये 21 मई का टेस्ट है, जो कि 10वां नंबर टेस्ट हो जाएगा। और टाइम जो इसका रहेगा वही 10:30 से 10:30 के बीच रहेगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और चलते हैं देखते हैं इसका टॉपिक कौन कौन सा है। अब देखिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, लुसेंट से आप पढ़ लेंगे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह एक बॉक्स में करके दिया है, उसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, उसी से क्वेश्चन कल पूछेंगे। और प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, ये भी आप लुसेंट से कर लेंगे, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिजिक्स का जो है प्रकाश यानी लाइट चैप्टर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 10 क्वेश्चन उससे भी रहेगा। प्रदूषण, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, ये भी लुसेंट से पढ़ लेंगे, इससे भी 10 क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए करेंट अफेयर जो है 1 मई से 3 मई 2021 तक आप लोग कर लेंगे। ठीक है, उससे भी 10 क्वेश्चन रहेगा 1 से 3 मई के बीच। और व्हाट्सअप जल्द से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही फ़ायदा होगा। और यहाँ पे जो है गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज़ का ग्रुप अलग है, दोनों का अलग अलग है। और अभी तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लीड मैथमेटिक्स चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कीजिए। और इस सारे वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी सारे पीडीएफ को हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आज का क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, सेट नंबर 9 का। ठीक है, चलिए देखेंगे। लॉकडाउन टेस्ट नंबर कितना है, 9 है। ठीक है, और इससे जो हम लोग सब डिटेल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये पॉलिटी से है। देखेंगे कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है किसमें। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह केवल राज्यसभा में कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 67 ख के तहत जो है राष्ट्रपति को प्रस्ताव को प्रस्तावित कर सकते हैं, पदच्युत को। ठीक है, और देखिए ये मतलब कि इसके पदच्युत करने से 14 दिन पूर्व इसको क्या करते हैं, सूचना देना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति पर भी महाभियोग करने के लिए क्या करते थे, 14 दिन पूर्व उसको भी सूचना देना पड़ता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 2। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वह लोकसभा और राज्यसभा के
सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है, ठीक है। और इसमें देखिए मनोनीत सदस्य भी मतदान करते थे, लेकिन राष्ट्रपति में क्या होता था कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही मतदान करते थे। लेकिन इसमें लोकसभा और राज्यसभा के पूरे संसद सदस्य द्वारा क्या होता है, इसका चुनाव होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और यह किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो 66A के तहत, ठीक है, 66A के तहत। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जो शासनकाल रहा था वह 1979 से 1984 के बीच, ठीक है, 1984 के बीच। और देखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद ये जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। नीलम संजीव रेड्डी ये भी क्या थे, उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। अब चलते हैं अगला, देखेंगे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे। इसका कार्यकाल जो है 1987 से लेके 92 तक रहा था, 1992 तक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए और डी, ए और डी, हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 4 कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन बी। और यह किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, तो इसका अनुच्छेद 64 के तहत जो है ये कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो संसद के मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, मतदान नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति नहीं था, उपराष्ट्रपति नहीं था। तो देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये तो उपराष्ट्रपति थे, ये उपराष्ट्रपति थे। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ये सब क्या थे, उपराष्ट्रपति होने से पहले भी उपराष्ट्रपति थे। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जो है ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। और इसका जो कार्यकाल रहा था 1982 से 87 के बीच, 1982 से 87 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 7। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित क्या था, वह किस पद पर धारित था। तो इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ में वह राजदूत थे, सोवियत संघ में राजदूत थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए एस राधाकृष्णन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है उपराष्ट्रपति के पद पर जो रहे थे यह 1952 से लेके 1952 से 1962, यानी लगातार 2 बार रहे थे, ठीक है, 1952 से 62। और राष्ट्रपति के पद पर जो है ये 62 से 67 के बीच, 1962 से 67 के बीच यह राष्ट्रपति के पद पर रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कहता है कि भारत के वह मात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी बार अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, M.A. अंसारी। M.A. अंसारी का जो शासनकाल था वह 2007 से 12 के 2007 से 12 भी रहे थे और 12 से 17, यानी कि 2 बार इसका भी कार्यकाल था। और एस राधाकृष्णन का भी दो बार कार्यकाल था, 1952 से 5 साल, 57 से फिर कितना 62, यानी कि 1962 तक रहा था, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ठीक है, प्रश्न नंबर 9 कहते हैं कि बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कब हुआ। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा यह जो हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था घोषणा, ठीक है, घोषणा कर रहा था कब हुआ है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुआ था वह कब हुआ था। देखिए
इसका जो घोषणा हुआ था यह 19 जुलाई 1905 को, घोषणा कब हुआ 19 जुलाई 1905 को। और इस पे स्वीकृति कब मिला था, स्वीकृति मिला था सितंबर 1905 में, इसको स्वीकृति दे दिया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को यह क्या हो गया, बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, यानी कि लागू हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि बंगाल विभाजन किस के काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ था, घोषणा हुआ था। चूँकि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वह 1899 से 1905 में था। और इसने क्या किया था कि किचनर से मतभेद हो जाने के कारण अगस्त 1905 में इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। तो यानी कि यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, लेकिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था किसके काल में, मिंटो द्वितीय। और मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 10 के बीच रहा था। चूँकि अगस्त 1905 में ही क्या किया था, कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया था। और ये प्रभावी कब से हुआ था, 16 अक्टूबर से प्रभावी हुआ था। इसलिए से बंगाल विभाजन लागू हुआ था मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में, लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 19 जुलाई 1905 को। इसका राइट आंसर होगा 19 जुलाई 1905। ठीक है, 19 जुलाई 1905। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। तो सबसे पहले देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ कब था, 1906 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ढाका में। और किसने किया था, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां थे, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां। अब देखिए कि ये मिंटो द्वितीय का जो कार्यकाल था वह 1905 से 10 के बीच रहा था। तो मिंटो द्वितीय चूँकि हुआ था, इसका स्थापना कब, 1906 में। तो मिंटो द्वितीय का उस समय कार्यकाल था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कि मार्ले मिंटो सुधार भी मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में 1909 में हुआ था, जो कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। यह 28 जुलाई 1914 को, 28 जुलाई 1914 को किसके काल में हुआ था, तो हार्डिंग द्वितीय के काल में, हार्डिंग द्वितीय के काल में। चूँकि हार्डिंग द्वितीय का जो कार्यकाल था वह 1910 से 16 था, 1910 से 16। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 12। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। देखिए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 23 नवंबर 1919 को, 23 नवंबर 1919 को किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड चम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था 1916 से 1921। अब देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था किसके काल में, लॉर्ड चम्सफोर्ड के काल में। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और सैडलर आयोग का गठन हुआ था जो कि शिक्षा से संबंधित है, 1917 में सैडलर आयोग का गठन हुआ था। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था 1920 में, वह भी लॉर्ड चम्सफोर्ड के काल में ही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ खिलाफत आंदोलन की बात है तो 1919 आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 13। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का गठन पूछ रहा है। देखिए ध्यान से देखेंगे कि साइमन कमीशन का गठन पूछ रहा है, आगमन नहीं। तो साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वह 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन जो भारत आया था वह 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। कह रहा है कि गठन कब हुआ था, तो गठन 1927 में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और लाला लाजपत राय ने इसका क्या किया था, घोर विरोध किया था, जिसके कारण उसके सर पर बहुत सारा चोट लग गया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गया था, 1928 को हो गया था। और किसके काल में, यह सब इरविन के काल में हुआ था। इरविन का कार्यकाल जो था वह 1926 से
1931 के बीच था, 1926 से 1931 के बीच था। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 कहता है कि मोपला विद्रोह 1921 में केरल के तट पर हुआ था, किसके काल में? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था केरल के तट पर, यह किसके काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, क्योंकि लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल जो था 1921 से 26 था, 1921 से 26 था। देखिए चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वह 1916 से 21 था, 1916 से 21 था, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है, मोपला विद्रोह जो हुआ था वह लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था। और एक चीज़ देखेंगे कि लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में और क्या हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 में एम.एन. राय के द्वारा, यह भी लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही। चलिए उसके बाद देखिए और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में स्वराज्य पार्टी का स्थापना जो हुआ था 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। और चौरा चौरी हत्याकांड ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। देखिए अब चौरा चौरी कांड जो है ये कहीं कहीं 4 फरवरी भी मिलेगा और कहीं कहीं 5 फरवरी भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, 4 फरवरी मारेंगे, वो ज़्यादातर आंसर 4 फरवरी को ही लेता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 15 कहता है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए स्वराज्य पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ पे देखिए मिस्टेक से सी लिखा गया है, तो यहाँ पे जो है ए और सी आपका उत्तर होता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच किसके काल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में, चूँकि लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 के बीच था। अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच जो हुआ था यह भी लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके काल में हुआ था, तो यह लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था। कब हुआ था? तो यह हुआ था 12 नवंबर 1930 में, 12 नवंबर 1930 में हुआ था। ठीक है, ध्यान से रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 17 कहता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और उसमें किसका कार्यकाल था? लॉर्ड लिनलिथगो का, जो कि वह 1936 से 43 के बीच रहा था। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। अब देखिए यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दे रहे हैं लॉर्ड लिथगो की जो कार्यकाल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। अगस्त प्रस्ताव यह 8 मार्च 1940 को, 8 मार्च 1940 को। कैबिनेट, अब देखिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन जो आगमन हुआ था उसका 2 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 2 मार्च 1946 को। स्टेफोर्ड, इसमें 3 सदस्य आया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे, पैंथिक लॉरेंस ये सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर ये जो है नौसेना मंत्री थे। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 18 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अभी हम बताए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को किसके काल में? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब स्वीकृति मिली? स्वतंत्रता विधेयक को
कब स्वीकृति मिली थी? तो इस स्वीकृति मिला था 18 जुलाई 1947 को, जबकि विधेयक प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो इसका देखेंगे, कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 21। प्रश्न नंबर 21 को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है कि संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह गैस एवं द्रव में होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर, कहता है कि भाग से हाथ, देखिए यहाँ भाग हो गया, यहाँ भाप होना चाहिए था, ठीक है। भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। देखिए हाथ जो है वह भाप से क्या होता है, अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। चलते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होता है? तो ये -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 24, कहता है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो 24 का क्या हो जाएगा कि क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब क्या होता है कि पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि तेज हवा वाली रात्रि में ये जो है ओस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ओस नहीं बनती है क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आपका ये वाष्पीकरण की दर वहाँ पे क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें कुछ जो है आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो नेक्स्ट बार से हम प्रयास करेंगे कि शुद्ध दें, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो इसका राइट आंसर होगा संपृक्त गैस को छोड़ने से जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27, ग्रीष्मकालीन में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है? जब मौसम क्या होता है? तो जब मौसम उमस वाला होता है तब, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शुष्कता, ठीक है, शुष्कता दशा संदर्भित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह निम्न आर्द्रता से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 29, कहता है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने से क्या होता है, टूट जाती है, क्योंकि क्या हो जाता है कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए से बोतल टूट जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या आप कर सकते हैं? तो आप जो है कमरे के तापक्रम को कुछ यानी कि थोड़ा जो है गर्म कर सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप अंततः कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं अगर आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31, कहता है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 1974 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा घास, बकरी और मानव, यानी कि घास बकरी खाती है और बकरी को मानव, यानी कि ये श्रृंखला बना रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व में सभी पादप मर जाते हैं तो पशु भी इसकी कमी से, यानी किसकी कमी से वो भी मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे, और ऑक्सीजन के बिना हम लोग मिनट भी नहीं रह सकते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा? तो इसका राइट आंसर जो होगा जलमंडल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? टॉन्सले ने किया था। यहाँ देखिए टेंसिल लिखा गया है, टॉन्सले ने किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 37, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाइकेंस, लाइकेंस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, कह रहा है कि दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो आपका ऑप्शन नंबर डी में हुआ था। चलिए आज जो है यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टेस्ट आपका 10 नंबर है, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, उसका भी इसी तरह से डिस्कशन होगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।